वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम-ए-सियाह दिन हक़ खुदरादियत से महरूम मज़लूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और हकूक़ की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाने में अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ़ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफ़ती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफ़ी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। शोबे कानून की अगर बात की जाए, शोबे कानून से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद फैज़ अहमद चीमा साहब हमारी नशस्त का हिस्सा हैं, जो कि साबिक नायब सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट, साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उम्मीदवार सीनियर नायब सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? फाइन, थैंक यू। आप ठीक हैं? खैरियत से? हमारा मौजू है अदलिया को कैसे मजबूत और फ़ाल बनाया जाए। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जैसे आपने नाम बता दिया है, फैज़ अहमद चीमा एडवोकेट, और लास्ट 25 ईयर से आई एम हियर इन दिस प्रोफेशन। और वगैरह के हवाले से जी, रहाइश वगैरह के हवाले से बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? बिलोंग तो हम इसी मुल्क से करते हैं, पाकिस्तान से। और वैसे आई बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, द होम ऑफ जुडिशरी एज वेल। और उसके बाद एजुकेशन सारी लाहौर से ही। तो देन सफर के बारे में कुछ फराहम करो। हाँ, तालीम सारी इब्तदाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से हुई, ग्रेजुएशन तक। देन आई शिफ्टेड टू लाहौर। तो उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट एग्जाम्स वगैरह पीसीएस के दिए। उसके बाद मैंने ये प्रोफेशन लॉ कर लिया। देन प्रोफेशन ज्वाइन किया मैंने 98-99 से। शोबा कानून से कब और कैसे मुंसलिक हुआ? हाँ, ये मुझे, मैं जब देखता था डिफरेंट वाल साहब के कुछ केसेस होते थे ज़मीनों के, क्योंकि हम ज़मींदार फैमिली से हैं, तो अक्सर मैं पूछता था तो वो कहते थे कि तारीख हो गई है। तो फिर मैंने पूछना जी आज क्या बना है, तो कहते थे तारीख हो गई है। तो मैं इन चीज़ों से देख के तो मैंने कहा नहीं, लॉ पढ़ना चाहिए। कौन से सन की बात है सर? ये आई थिंक 94-95 की। तो 92 में देन आई पास में ग्रेजुएशन। जब आप शोबे कानून में से मुंसलिक हुए, आपके उस्ताद मोहतरम उस वक्त कौन थे? हाँ, मेरे इंतहाई मोहतरमा मैडम नहीदा मकबूल साहबा उस वक्त अटॉर्नी जनरल रही। वो थी सनाउल्लाह जाहिद साहब, जो है आज कल एडिशनल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं। और जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी साहब जो है, ये हमारा चैम्बर था एम बिलाल साहब वाला। तो उस वक्त तो चैम्बर में इतनी रौनक होती थी, और इतने न्यू अटर्नीज और जूनियर्स और सारे मिल के, तो पूरी एक टीम वर्क थी। तो हमने मैडम साहबा के साथ बहुत कुछ सीखा, सनाउल्लाह जाहिद साहब के साथ बड़ा कुछ सीखा। तो उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कि 20-25 साल जो है वो इस शोबे में गुजर गए हैं। तो मतलब आपने किन मुकदमात पर प्रैक्टिस शुरू की और आजकल किन मुकदमात पर आपने? देखिए, शुरू में तो जो एक फ्रेश लॉयर आता है फील्ड में उसको तो जो भी उसको मैं कहता हूँ कि उसको सारी चीजें करनी चाहिए, सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, उसको हर साइड पे काम करना चाहिए, ताकि वो हर चीज उसको आनी चाहिए।
उसको पता चले कि अपील क्या है, सिविल सूट क्या है, क्रिमिनल बेल पिटीशन जो है या क्रिमिनल ट्रायल है वो क्या है। तो ये सारी चीजें शुरू में आनी चाहिए। उसके बाद ये होता है कि जब आपके पास एक खास काम आ जाता है तो देन मोस्टली कुछ लायर जो हैं वो फिर उस साइड पे ज्यादा काम लेते हैं, वो फिर आपकी रिप्यूट भी बन जाती है, लोग भी कहते हैं कि फलां 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 जो है इस साइड पे कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे चूंकि मैंने देखा है कि हमारा पिंडी इस्लामाबाद जो डिवीजन पूरा है यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो लॉयर्स जो है बड़े बड़े कॉम्पिटेंट यहाँ पे आपको देखा बड़े नाम है, तो वो मतलब सिविल साइड पे भी है, क्रिमिनल साइड पे भी है। तो मैंने खुद देखा कि सरदार इसाक साहब थे, तो वो अल्लाह उनका जान अच्छा फरमाए, बहुत बड़ा नाम था फौजदारी का, लेकिन वो बाकी केसों में भी वो जाते थे। इसी तरह सरदार असमतुल्लाह खान साहब हैं, तो वो भी बाकी केसेस भी करते हैं। तो लायर को मतलब कि उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको हाउडू होना चाहिए, उसको अपने फील्ड में कॉम्पिटेंट होना चाहिए, चाहे वो जो साइड भी हो, उसको काम आना चाहिए। आपकी अपने क्लाइंट के मुकदमा के मौके पर एक वकील के तौर पर क्या तरजीहात होती हैं? देखें, ये तो मैं कहता हूँ हर लॉयर को ये देखें, जो हमारे पास आता है ना वो एक साइल होता है। तो साइल के बारे में तो देखें ना, कुरान सूरह अल माऊन के साइल को मत झिड़कें, तो साइल कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है। तो कोई भी साइल जो है ना, आप उसको प्यार से हैंडल करना है, उसका जो मामला है उसको समझना है, और उसको उसकी जो जहां भी उसको पेन है, जो उसका प्रॉब्लम है, चाहे सिविल है क्रिमिनल है, वो आपके पास आया है, एक आस लेकर आया है, तो आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपका ताल्लुक जमींदार घराने से है, कैरियर के ज़माने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, शुरू में तो चूंकि आपको देखे दिस इज टफ जॉब, एवरी लॉयर मस्ट जो है वो उसको अगर इस फील्ड में आना है तो उसको अपने कॉलेज लाइफ से उसको स्टार्ट लेना चाहिए। ही मस्ट बी सोशल, ठीक है, और उसको मतलब एवरीवेयर उसको लॉ के अलावा जरूरी नहीं है कि खाली लॉ ही पढ़े, उसके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, उसको हर जगह जाए, हर प्रोग्राम अटेंड करे, हर जगह पे जो है उसका नॉलेज हो, फिर सोशल इतना ज्यादा हो कि लोगों में उसको टिप्स पे हो सारे नाम, देन वो लॉ करके देन वो आए तो वो बहुत जल्द क्विक कर सकता है, इसको पिक करेगा, जल्दी जाएगा। लेकिन एवरी लॉयर को पहले मैं कहता हूं कि 5 साल तो आपको इनिशियली लग जाते हैं कि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि 5-5 साल कोर्ट में खड़े होने का नहीं पता चलता कि इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड केस कौन सा है, जज से क्या बात करनी है। हमारे सीनियर्स कहते थे कि साइकोलॉजिकली यू मस्ट जज, पहले आप जज को देखें, जज को जज करें कि आज उनका मूड कैसा है, तो देन आप उनसे बात करें, ठीक है ना। अब देखें ना, जज नाराज बैठे हुए हैं, आप जाके रौला डाल देंगे तो आपका केस डिसमिस, तो नुकसान आपके क्लाइंट का होगा। सर, जैसे कि आप सीनियर न्यायिक सदर के उम्मीदवार हैं बार के, पिंडी बार के, तो आपके पास ऐसे क्या मंशूर हैं वकला के हवाले से, बेंच के हवाले से, क्या मंशूरात आपने रखे हैं? देखिए, मैं 2015-16 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पिंडी डिवीजन पे हाई कोर्ट में। तो हमने हत्तर वसा कोशिश, हमारे पास 1 साल होता है, हमने हत्तर वसा कोशिश की कि बार एंड बेंच के दरमियान जो है एक रिश्ता जो है प्यार मोहब्बत का, एक अदब का, और वो एक हद तक जो है वो कायम रहे, और दोनों इदारे अपनी अपनी जगह पे जो है वो काम जो है वो ऐसे तरीके से करें, और ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स जो है वो अकोमोडेट हों, उनका काम जो है केसेस लगे, डिस्पोजल हो। हमारा मेन जो है ना वो अब मैं लेक्चर में अगर आता हूं आगे इंशाल्लाह प्रेसिडेंट के लिए, तो हमारा यही है कि लॉयर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, देखिए हम लोग ग्रॉस लेवल से ऊपर आए हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ परेशानी है, कहाँ कहाँ, तो वो ये सारी चीजें जो है ना वो एक वकील को शुरू में जो प्रॉब्लम पहले 5-10 सालों में आती हैं, वो हमारी जो कैबिनेट होती है बार की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज वो एक कमेटी बना लें, और उसमें उस कमेटी में जो भी किसी लॉयर का इशू हो, मैं कहता हूं कि वो फौरन हल होना चाहिए। केसेस अब हम जाते हैं तो देखिए ना, शुरू में ये होता है कि आप गए हैं कोर्ट में, जज साहब नहीं है, तो रीडर साहब भी सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं, वो कहते हैं जज साहब मीटिंग में है। तो वो सेशन जज साहब को हम यही मैसेज आपके थ्रू भी देना चाहेंगे कि आप जो मीटिंग रखें वो ब्रेक टाइम में रखें, जो कोर्ट टाइम है वो पब्लिक का टाइम है,
सुबह 9 से आजकल 9 से 4 टाइम है, बीच में आपकी टी ब्रेक भी है, लंच ब्रेक भी है। आपने जो मीटिंग रखनी है आप उस ब्रेक में रखें या आप कोर्ट टाइम के बाद में रखें। जजेस को मस्ट बी सिट इन द चैम्बर और हर वक्त जो है वो कोर्ट में बैठे। हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे सेशन जज साहब आए थे, तो वो राउंड लगाते थे, जो जज सीट पे नहीं होता था उसकी जाके जज की कुर्सी पे बैठ के केसेस शुरू कर देते थे। वो कहते थे कि आप सीट पे क्यों नहीं है। तो जब जजेस सीट पे होंगे वो वकील को तारीख नहीं देंगे, वो कहेंगे जी क्लाइंट को बोलेंगे अपना लॉयर लेके आओ, वकील वो लेकर आएगा अपना, जब तो केस चलेंगे, एडजर्न नहीं होंगे। आज जो कह रहे हैं कि हम शाम की कोर्ट्स बनाएं, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, देखिए ना काम नहीं हो रहा। काम की स्पीड तेज करें। अगर आपने बहुत ज्यादा करना है तो आप आधा घंटा एक ब्रेक कम कर दें या आधा घंटा टाइम एक्सटेंड कर दें, लेकिन आप ये ना कहें कि काम बढ़ गया है तो शाम की अदालतें लगा दें। जिन्होंने दिन को नहीं करना उन्होंने शाम को भी नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम है। देखने में आया, आप जिला कचहरी रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, देखने में यहाँ ये आया है कि वकील के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं, चैम्बर के हवाले से भी और पार्किंग के हवाले से भी। आप इनको कैसे लेके चलेंगे? देखिए ये मसाइल तो जब से इंसान आया ना जिंदगी में तो मसाइल साथ साथ ही हैं। ये ना हो तो स्मूथ लाइफ का तो मजा नहीं है। लेकिन ये है कि पार्किंग प्लाजाज बन सकते हैं, बड़ी स्पेस हमारे पास पड़ी है, ठीक है। अभी माशाल्लाह जिना पार्क उन्होंने पार्किंग लॉयर को फ्री दी हुई है। वो लोगों को भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है ना, एजुकेट करने की जरूरत है कि आप गाड़ियां सारी जिना पार्क में खड़ी करें, वहां से वॉक। एक और बड़ा गलत ट्रेंड है, हर बंदे की कोशिश है मेरा बाइक मेरी गाड़ी मेरे चैम्बर में मेरे ऑफिस के दरवाजे के आगे जाए। भाई आप थोड़ी वॉक करें, गाड़ियां दूर खड़ी करें, दूर पार्किंग है, दूर जाता कोई नहीं है। इशू ये है। तो ये इंशाल्लाह साथ साथ प्रॉब्लम जो है ये हल हो सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। सर आप सीनियर नायब सदर मुंतखब होते हैं तो पहला आप क्या काम करेंगे लॉयर के हवाले से? देखिए हमारा तो होगा मोटो के वेलफेयर ऑफ द लॉयर। वेलफेयर ऑफ द लॉयर जो है उसमें जो और स्पेशली जो यंग लॉयर्स के मसाइल हैं उनमें देखें ना, शुरू में एक यंग लॉयर को सबसे पहले तो उसके पास ब्रीफ नहीं होता, फिर वो कोर्ट में जाता है, उसको उस हिसाब से रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसके साथ ट्रीट अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीजें उसमें बेशुमार जो है ना हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि कमीशन पॉइंट से लेके बाकी सारी ऐसी चीजें जिसमें यंग लॉयर अकोमोडेट भी हो सकते हैं। उनको बार काउंसिल की तरफ से बुक्स दी जा सकती हैं, उनको चैम्बर अलॉट किए जा सकते हैं बार काउंसिल की तरफ से या इजी इंस्टॉलमेंट पे। अब आप एक यंग बच्चा है उसके पास काम भी नहीं है, आप उसे कहें जी आपको 10 लाख का चैम्बर, वो 10 लाख कहां से लाए? उसने 5 साल पहले यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा किया है। तो ये होना चाहिए कि शुरू में जब वो आए सीनियर्स को ज्वाइन करें, सीनियर भी उनको अकोमोडेट करें, ठीक है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे एसोसिएट्स हैं मैं उनको फाइल वाले करता हूं, जाएं पढ़ें देखें, साथ साथ उनका जो माली मामलात हैं वो भी देखते हैं। ये सबको देखने चाहिए, फिर हम लेके चल सकते हैं। सर इन तमाम मराइल में आप किस हद तक इन पर अमल पैरा होंगे या दावे रह जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह कोशिश तो देखिए ना, इंसान अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है। यकीन करें इतने काम करने वाले हैं कि आप, मैं तो जब इंशाल्लाह आऊंगा इस फील्ड में अपना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इंशाल्लाह वो साल वेलफेयर का साल होगा और उसमें तमाम जो मसाइल होंगे वो A to Z, पार्किंग का चाहे हो, सफाई का हो, सिक्योरिटी का हो। अब देखिए ना हमारे पास सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। वो ये सारी चीजें जो है ना वो यूं टिप्स पे हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें। आपके पास डीसी साहब बैठे हुए हैं, आपके पास सीपीओ बैठा हुआ है, सेशन जज साहब बैठे हुए हैं, इनको ऑन बोर्ड लें। ऑन बोर्ड लेके आप सारी चीजें कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपने देना है। सर आए दिन वकला के एहतजाज और अदालती बाइकाट की वजह से दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले आपके क्लाइंट मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। आप इस तर्ज अमल को किस निगाह से देखते हैं? देखिए जी मैं कहता हूं कि स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोग जो दूर से आते हैं उनका केस जो है वो हर डेट पर केस आगे चले, ठीक है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत बड़ी हुई है। हाँ हमें बार काउंसिल की तरफ से अगर कोई इश्यू किसी इश्यू पे बार काउंसिल कहती है तो फिर हमें एहतजाज, हमारे पास तो एक एहतजाज का ही राइट है ना। और तो हम किसी को देखो ना, हमने तो पेन से ही चलना है, हम तो वो डंडे से नहीं चल सकते, हमने तो पेन से ही करना है। हमारा यही एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने का होता है कि आप 1 घंटे 2 घंटे की स्ट्राइक करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि जनाब ये सिचुएशन है, ये हमारे प्रॉब्लम है, इनको हल करें। लेकिन क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट का जो है वो जो दूर से आए उसको जजेस को भी चाहिए कि उसको एडजर ना करें उसका केस का। वो आया है उसका बयान लिखें, आर्गुमेंट्स होनी है, उनको बोलिए आप लॉयर को लेकर आए,
ताकि ये पेंडेंसी खत्म हो। जी बिल्कुल। लोगों के ज़हन में जो है ना कि दादा केस करे और पोता जाके एविडेंस दे, ये अब नहीं है, अब स्पीडी है काम, थोड़ी सी और जरूरत है। सर माजी में देखा गया है कि क्या पट्टी बांधकर वकला एहतजाज करते हैं। यस बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मौजूदा वक्त में मेन रोड पे नजर आता है एहतजाज करते हैं, इसकी वजह क्या है? थोड़ा सा हाइपर टेंशन है, जी। थोड़ा सा आपको पता है कि लोग हमारे जो यंग बच्चे हैं स्पेशली, उनको थोड़ा सी जरूरत है एजुकेट करने की जी। कि एक वकील की जो फाइट है वो बुक्स के साथ है जी। और बुक से लेके कोर्ट तक है। तो हमें बार रूम्स दिए गए हैं, आप बार रूम्स में बैठ के लामती से ट्राई कर सकते हैं और बार रूम्स में बैठ के आप जो है वो अपनी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप कन्वोकेशन करें, आप बड़े बड़े उसमें स्पीकर बुलाएं, उनको सुने, वहां अपनी सजेशंस दें, वो फिर इन राइटिंग आप बार काउंसिल्स को भेजें। ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर काम, ये तो पूरी दुनिया में एक समझो कि फैशन बन गया है और एक वैसे जरूरत भी है कि जब तक आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे कोई आपकी सुनेगा नहीं, लेकिन वकला को कम से कम इसमें नहीं आना चाहिए। आप बार रूम में अपना एहतजाज करें और आप अपने प्रोग्राम करें, उसमें मुफक्कर को बुलाएं, स्पीकर्स को बुलाएं और रिटर्न बार काउंसिल को आप अपनी जो भी है वो नोट कराएं। सर आप सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, आपके ख्याल में परवेज मुशर्रफ ने अदलिया को नीचा दिखाने की कोशिश की थी? ये तो देखे ना, ये तो जब जब कोई भी डिक्टेटर आया है या जिसने भी हम कहते हैं कि द सुपरमेसी ऑफ लॉ इज मच रेलिवेंट, दैट इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक आइन सबसे ऊपर नहीं होगा, तब तक जो है वो कोई भी ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना कोई इदारा जो है वो मजबूत हो सकता है। तो आइन की मजबूती के लिए जो है ना सबको आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। 3 नवंबर 2007 वकला तहरीक चलती अली अहमद साहब की सरबराही में दीगर वकला भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस तहरीक की वजह से अदलिया में खामियां शुरू हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन उस वक्त के हालातों वाकयात के मुताबिक जो है वो आइन के लिए सब खड़े हुए, सब इकट्ठे हुए। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हुई, आपके सामने जजेस दोबारा बहाल हुए, दोबारा फिर उसके बाद नेशनल जुडिशल पॉलिसी इफ्तिखार चौधरी साहब ने दी, उस पॉलिसी के तहत जो पुराने केसेस थे वो सारे खत्म हुए। लेकिन ये कि साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और उसके साथ उनका काम, ये सारा जो है वो उस पॉलिसी का अगर हिस्सा हो तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अभी आपने आइन का जिक्र किया, ये आइन क्या है सर? देखिए ना, आइन ओवरऑल तो पूरी वर्ल्ड में कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनका कोई तहरीरी आइन है ही नहीं। आइन एक चीज ऐसी समझ लें कि आपका नुक्ता नजर, आपके घर का नुक्ता नजर, इस मुल्क का नुक्ता नजर, उसको हम आइन कहते हैं। तो जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो, ताकि सिस्टम को चलाना है, एक सिस्टम को चलाने की जो चीज है उसको आप आइन कह लें और उसको मुताबिक सबको चलना चाहिए। सर माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई, उन्होंने आइन में तरमीम की, कानून साजी की, क्या अपने जाती मफादात के लिए की? नहीं, ये तो पूरी वर्ल्ड में है, ये तो पूरी वर्ल्ड में है। देखें ना, आज हम इट इज 2025, ठीक है, और हम लोग 20, 30, 40, 50 साल गुजार चुके हैं। 50 साल पहले क्या था, उससे पहले क्या था? तो ये तो वक्त के साथ साथ आपको जरूरत है अमेंडमेंट्स की, जो है ना वो वक्त के साथ साथ आपने दुनिया को, आज दुनिया से हम अभी भी 50 साल पीछे हैं, ठीक है ना। लोग तो ये इसमें बरतानिया में टेररिज्म हुई, उन्होंने मलका को लिखा, उन्होंने उसी वक्त जो है वो टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई, विद इन 2 डेज उन्होंने जो है वो ट्रायल किया, ट्रायल देख करके सजा दे के परे किया। देखे ना, ये वक्त की जरूरत थी। तो ये आइन में अमेंडमेंट्स करना जो है वो गवर्नमेंट की या वक्त की जो भी जरूरत अगर होती है तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। सर आपके ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई और इसके असरात क्या हैं? देखें जी, जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र है तो उसके लिए पहले डिस्कस होता रहा, मीडिया पे बहुत ज्यादा हुआ, गेस्ट आते रहे, स्पीकर्स आते रहे, सारी सजेशंस आई और उसके बाद फिर यूनानिमसली वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो पीछे से ले लें, आप 17वीं से ले लें, 18वीं, फिर आगे जाके तो वो सारी जब भी अमेंडमेंट्स आई हैं तो किसी एक बंदे की इमाम पे नहीं हुई या किसी बंदे की कोई जाती
ख्वाहिश या जाती मकासद के लिए नहीं हुई, वो ओवरऑल सब पार्टी ऑल पार्टीज की कंसेंट से हुई हैं। तो वो जो अपोजिशन में होते हैं या जो अपोनेंट होते हैं, उन्होंने तो फिर रोला यही डाल लेना कि हमें सुना नहीं गया। तो ओवरऑल इसमें 26 में सबको सुन के ही चीजें आगे चलाई हैं। इस तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आमिर खान की सरबराही में चैलेंज किया है और गुज़िश्ता रोज लीड चौक पर भी एहतजाज किया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आया है कि जी एहतजाज करने से चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का वो तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। देखिए ना, एहतजाज करना हर बंदे का हक है, लेकिन रोड्स पे नहीं, ठीक है ना, एक लिमिट के अंदर। दूसरा मामला जो है वो पेंडिंग है, सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो भी उसका फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगी उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। बाकी जो कल एहतजाज हुआ है, आई थिंक उसमें चंद लोग ही थे, कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं था उनकी। ये अब देखे ना, वो एक चीज शो करते हैं कि जैसे 2007 में शुरू हुआ था हम वो कर लें, तो वो हालात और थे, वो सिचुएशन और थी। ये अब किसी बंदे को आप ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप अपना जो आपकी चीज, आप घर, आपके घर की एक बार गेट को बंदा तोड़ जाए, ठीक है, आपके मोहल्ले वाली तोड़ दें, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो जब तक माफीनामा नहीं होता आप उसको नहीं छोड़ेंगे, आप जी इसको जेल भेजें और मेरा ये खर्चा भी पूरा करें, ठीक है ना। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जो अगेंस्ट कोई एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द स्टेट दैट मस्ट बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी हो वो। हाईकोर्ट और मातेज अदालतों में जलील तबा मुकदमात की तादाद 16 लाख से ज्यादा बताई जाती है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 से ज्यादा इल्तिबा का शिकार है। इन मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? बस यही है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि पेंडेंसी में अभी जो स्ट्रेंथ जजेस की बढ़ा दी गई है, ठीक है। इसी तरह नीचे लोअर जुडिशरी में भी पूरे मुल्क में जहां जहां है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें तमाम चीफ जस्टिस साहबान, और उसमें टाइम बढ़ा दें थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसमें एडजर्नमेंट खत्म कर दें कि केस अगर 100 इस वीक में 100 केस लगा है तो उनको सुने, उनको बिला वजह एडजर्न, कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है, अदरवाइज बिला वजह उनको एडजर्न ना करें। और लॉयर तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। देखिए ना, हमें आज केस लगा, उसकी उन्होंने सुबह पे डेट रख ली, तो हमने तो सुबह जाना ही जाना है। अगर आप महीने की डेट ही नहीं रखते, आप डेट फिक्स ही नहीं करते, तो ये फिक्सेशन का काम थोड़ा स्पीडी अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो पेंडेंसी है वो, उसमें ये हो सकता है ना कि आप जितना फ्रेश केस, वो कहते हैं हमारा फ्रेश केस बहुत ज्यादा है, आप जितना फ्रेश केस आ रहा है उसको तो आप साल लगाएं, जो पेंडिंग है उनमें से आधे 50% फ्रेश लें, 50% पेंडिंग लें, तो बड़ी जल्दी काम खत्म हो सकता है। सर, हयात नायली केस में बड़े बड़े सियासतदानों को बड़ा रिलीफ मिला, क्या इमरान खान को भी कोई रिलीफ मिलेगा? ये तो कोर्ट्स में उसको अप टू केस है कि केस की नोयत क्या है, केस में एविडेंस क्या है, और फाइल में जिस कदर एविडेंस होगी, कोर्ट्स तो एविडेंस देखती है ना, कोर्ट ने तो चेहरा नहीं देखना, कोर्ट ने एविडेंस देखनी है। अगर इस केस में एविडेंस है तो ठीक है, अगर अदरवाइज केस डिसमिस हो जाएगा। सर, गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जुडिशियल काउंसिल का इजलास होता है। तमाम सुबह से जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनते हैं। 2 जज साहिबान ने बाइकाट किया, जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीफ साहब ने, जी बिल्कुल। वजह क्या है, क्यों? देखें, एक तो उनका अपना इंटरनल मसला अगर हो तो दैट इज अनदर इशू। ओवरऑल पॉलिसी में उन्होंने शो ऑफ हैंड किया डेमोक्रेटिक तरीके से, और उसके बाद उन्होंने जो है वो किया। तो आई थिंक इट्स राइट कि जब 10 बंदे बैठे हुए हैं या 20 बैठे हुए हैं तो उनमें से डेमोक्रेटिक तरीके से अगर एक चीज एग्री की जाती है तो उसमें कोई बार नहीं है। सर, नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए ऐसे कौन से नए चैलेंजेस हैं जिनका उन्होंने सामना करना है? उसमें रिफॉर्म्स हैं ज्यादातर तो, और उसके अलावा फिर जितना केसेस की फिक्सेशन है और पेंडेंसी है, पेंडेंसी तो बहुत बड़ा इशू है। पेंडेंसी में अगर वो थोड़ा सा अभी नए जजेस आ गए हैं तो इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीडी अगर हो जाए तो इंशाल्लाह ये पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। सर, नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं। हाँ, आप क्या समझते हैं और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने नए आने वाले वकलों को? देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। डू गुड हैव गुड। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। फिर ये ना कि आपने अगर सीखने का अमल है तो वो आप प्यार से सीख सकते हैं। आप सीनियर को रेस्पेक्ट ना दें
तो वो सीनियर भी आपको नहीं सिखाएगा, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। ये तो आपके अपने ऊपर है। नए जो भी एसोसिएट्स लॉ में जो आ रहे हैं, जो फील्ड में है, वो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सीनियर की रिस्पेक्ट करें, सीनियर के पास बैठें, फाइल्स पढ़ें। पढ़ने की आदत जब से ये आ गया ना टच फोन, बिल्कुल। आप बच्चे लाइब्रेरी में नहीं बैठते, जी, आप अपना अपना, इवन कि हम लोग कोर्ट्स में भी देखते हैं कि लॉयर जो है वो अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। जी, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लॉ पढ़ें, बुक्स पढ़ें, रसाले पढ़ें, जजमेंट्स पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं। अब तो हमारे पास ऑनलाइन लाइब्रेरी है, आप वहां बैठे सर्च करें। नए बच्चे जितने भी हैं वो लॉ को सर्च करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने हैंड हाथ से लिखें, जी, फिर वो देखें कि देखें ना, आप सीनियर को काम करके देंगे तो सीनियर खुश होगा, देन सीनियर विल पे यू। जी, आप काम भी ना करें, आए भी ना, सुबह 11 बजे आए, 2 बजे चले जाएं, और फिर कहेंगे सीनियर मुझे पैसे भी दे और मेरा ख्याल भी रखे, मुझे रेस्पेक्ट। तो ये ताली दोनों हाथों से है। सर, मौजूदा हालात के पेश नज़र फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है? गुज़िश्ता रोज़ एक बच्ची ने ट्रंप से सवाल किया कि जी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना घर छोड़ दें तो आप छोड़ हाँ, देंगे? ये बहुत क्या राय है आपकी? बहुत पेनफुल बात है। किसी के, मैंने भी रात को न्यूज सुनी तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि वो कहते हैं हम ये पट्टी परचेज कर लेते हैं, जी, और परचेज करके ये तो किसी को बेघर करने वाली बात है। तो ये बिल्कुल कंडेम वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पहले ही फलस्तीन के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, जी, और तमाम आलमी ताकतें, तमाम कंट्रीज, तमाम ममालिक को इस पे स्टैंड लेना चाहिए कि अमेरिका इसमें से निकल जाए, जी, इसमें से बिल्कुल निकल जाए। उनका जो हक है, देखे ना, आप जिस घर में रह रहे हैं आपको वहां से बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। जैसे कश्मीर है तो वो खुद आजाद है, उनको बिल्कुल वहां से निकालने की किसी को जरूरत फलस्तीन में भी नहीं होनी चाहिए। जी, जो घर उनके डिमोलिश किए हैं उनको बना के दें, ना कि आप कहते जी हम ये जगह आपसे खरीद लेते हैं और आप इधर से जाओ जी। मकबूजा कश्मीर पे बात करते हैं सर। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में इसका हल क्या है? इसका हल तो निगोसिएशन है, दोनों कंट्रीज बैठ जाएं, जी, कश्मीर को भी साथ बिठाएं, बैठ के उनकी जो वहां पे अवाम की जो ख्वाहिशात हैं जी, डेमोक्रेटिक तरीके से, वो जिधर अवाम जाना चाहे, पहले भी यही था, आज भी यही है, या जो यूएनओ में लिख के दोनों ममालिक ने दिया हुआ है उसके मुताबिक इसका तभी कश्मीर आजाद होगा। सर, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को मेरी तो यही सबमिशन और रिक्वेस्ट होगी कि इनका साथ दिया जाए, जी, ठीक है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, और वर्ल्ड को जो है वो पैगाम दिया जाए कि जनाब अब बस कर दें, अब बस कर दें, इनको इनका हक दिया जाए, इनको आज़ादी दी जाए। सर, कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह जो कि 14 फरवरी 2025 को लाहौर में मुनक़िद की जा रही है, और आपके उस्ताद मोहतरम जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब मेहमान खुसूसी हैं। माशा, इस मौके पर आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा तो यही, वो हमारे भाई हैं, हमारा यही पैगाम है कि पविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान माशाअल्लाह, देखें ये 27 रमजान मुबारक को ये मुल्क बना, बेशक। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे ये मुल्क बना। ये मुल्क हमेशा कायम दायम रहेगा, जो मर्जी दुश्मन कर ले, ठीक है, इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। और ये मुल्क इंशाल्लाह अब तो बहुत तरक्की कर रहा है, और इंशाल्लाह 5-10 साल में आप खुद देखेंगे कि ये मुल्क बहुत ऊपर, इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। क्या आपको मौजूदा वक्त में रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है? इंशाल्लाह बहुत, अब तो हर तरफ से अच्छी खबरें हैं, और अब देखें कंस्ट्रक्शन वर्क इतना हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, मोटरवेज बन रहे हैं। ये चीजें पिछले 5-10 सालों में, 5 सालों में रुक गई थी, तो अब शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आगे निकलेगा। माह रमजान मुबारक की आमद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आता है कि यूटिलिटी स्टोर के बगैर अवाम को हम बड़ा रिलीफ देंगे। इस पे अमल पैरा भी होंगे या सिर्फ दावे नजर आते हैं? थोड़ी सी ऊपर से अगर एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, सीएम्स की तरफ से अगर थोड़ी सी सख्ती हो तो जो जखीरा अंदोजी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये अच्छा इकदाम है कि छोड़ दें यूटिलिटी स्टोर, सारी ओपन मार्केट सब कुछ ओपन कर दें और वो फ्री कर दें। और वो जितना रमजान में देखे ना, बाहर के ममालिक क्या करते हैं, जब उनका वो आता है कोई इवेंट तो चीजें फ्री कर देते हैं, और हमारा रमजान का अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इवेंट है और इसमें चीजें महंगी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी कोशिश करे, जखीरा अंदोजी सिर्फ रोक दें, ठीक है, चेक एंड बैलेंस कर दें, तो सारा जो हर इदारा जो है उनकी ड्यूटी लगाएं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी ड्यूटी करें,
चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है, ऊपर उनको मॉनिटर करें, तो ये रमजान के अलावा भी चीजें जो है ना उसी स्मूथ, जैसे अभी स्मूथ है ना, जी। रमजान में भी स्मूथ हो, बल्कि रमजान में इनको सस्ती करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत- जज़ाकल्लाह, थैंक यू।